हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल ब्रिज के बारे में पढ़ा था और सिंगल फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड ब्रिज के बारे में पढ़ा था और सिंगल फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड रीजनरेटिव ब्रिज के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे थ्री फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज की। इस तरीके से पिछले लेक्चर में हमने सिंगल फेज के बारे में पढ़ा था, इस बार हम पढ़ेंगे थ्री फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज के बारे में। तो ये जो थ्री फेज ब्रिज रहता है ये भी क्या होता है, सिंगल फेज ब्रिज की तरह ही कार्य करता है। थ्री फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज का जो सर्किट है वो यहाँ पर शो है। इसमें क्या होते हैं, हमारे 3 SCR और 3 डायोड्स का यूज होता है। SCR1, SCR2, SCR3, डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3। इसमें क्या करते हैं, हम AC सप्लाई देते हैं थ्री फेज और हमें आउटपुट में DC प्राप्त होता है। और D4 इसमें जो है वो क्या है, हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड का काम करता है। तो इस तरीके से इसमें SCR और 3 डायोड्स का यूज होता है और प्रत्येक फेज में क्या है, आउटपुट दोनों अर्धचक्रों में उपलब्ध होता है। लेकिन जो दोनों हाफ साइकिल्स रहती हैं इसमें केवल एक कंट्रोल डिवाइस कार्य करती है। इस तरीके से दोनों हाफ साइकिल में सिर्फ एक कंट्रोल डिवाइस वर्क में आती है। तो इस तरीके से ये हमारा थ्री फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल ब्रिज का फिगर है। अगर हम बात करें तो द सर्किट डायग्राम ऑफ द थ्री फेज फुल वेव half control bridge is shown there. This configuration uses in all the 3 SCRs, SCR1, SCR2, SCR3 and 3 diodes D1, D2, D3 with 1 pair of SCR and diode. तो यहाँ पर एक एक पेयर है SCR और डायोड्स का, तो एंड डायोड पर फेज। In every phase, output is available in both the halves of the AC input, but only one control device is used in both the half cycle, and therefore it is called a half controlled full wave bridge. Diode D4 is used for freewheeling purpose, अर्थात जो हमारा डायोड D4 है ये क्या है, फ्री व्हीलिंग पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा फिगर रहा। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि हमारे SCR कनेक्टेड हैं, इसमें थ्री फेज सप्लाई हर फेज में कनेक्टेड है, जहाँ पर क्या है, एक SCR और एक डायोड कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हर फेज में एक SCR और एक डायोड कनेक्टेड है। इसके साथ ही जो D4 है ये हमारा क्या है, फ्री व्हीलिंग डायोड है। यहाँ पर हमारा लोड है जिसके अक्रॉस क्या है, हमें DC आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हमारा थ्री फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज का फिगर है। अब हम बात करते हैं थ्री फेज फुली कंट्रोल्ड, मतलब थ्री फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड ब्रिज की। तो ये थ्री फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड ब्रिज है, इसमें हम क्या करते हैं, डायोड्स के स्थान पर SCR का यूज ही करते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, यहाँ हमने डायोड D1 की जगह SCR2, डायोड D1 की जगह SCR2 और डायोड D2 की जगह हमने SCR4 और डायोड D3 की जगह SCR6 का यूज किया है। तो इस तरीके से इसमें प्रत्येक अर्धचक्र में 2 कंट्रोल डिवाइस एक्टिव रहती हैं, जबकि पिछले में क्या था, एक डिवाइस एक्टिव रहती थी। तो इस तरीके से जो हमारे SCR हैं ये एक चक्र में हमारा SCR1, SCR2 एक्टिव रहेंगे, एक में SCR3, SCR4, एक में SCR5, SCR6। तो इस तरीके से ये हाफ साइकिल्स में वर्क करेंगे। तो
in all 6 SCRs, SCR1, SCR2, SCR3, SCR4, SCR5 and SCR6 have been used with a pair per phase to give a full wave and fully controlled output. Diode D is the freewheeling diode, क्योंकि यहाँ पर हमें शो हो रहा है ये हमारी इनपुट वोल्टेज रही और ये हमारा आउटपुट रहा, जो कि हमें लोड के अक्रॉस प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हमारा 3 फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड ब्रिज का इंट्रोडक्शन रहा। अब हम बात करते हैं 3 फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड रीजनरेटिव ब्रिज की। तो ये है हमारा 3 फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड रीजनरेटिव ब्रिज। इसमें 3 फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड रीजनरेटिव ब्रिज में हमारे क्या हैं 12 SCRs यूज होते हैं। जैसा कि हमारा फिगर है यहाँ हम देख रहे हैं हम कितने SCRs यूज कर रहे हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 12 SCR यूज करते हैं, जिससे हमारे जो 6 SCR रहते हैं उनसे पहली ब्रिज 1 और शेष 6 से SCR से दूसरी ब्रिज बनती है। तो इस तरीके से जो ये ब्रिज है ये हमारी एक ब्रिज बनती है और ये हमारी दूसरी ब्रिज बनती है। तो ब्रिज जो B1 है ये क्या है 3 फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात ही क्या है काम करती है। और जो ब्रिज B2 है ये क्या है 3 फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह काम करती है। जैसा कि पीछे सिंगल फेज में था वहाँ पर भी क्या था रेक्टिफायर और इन्वर्टर की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर भी क्या है रेक्टिफायर और इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो B2 का आउटपुट रहता है वो B1 को फीडबैक करने पर क्या होता है रीजनरेटिव एक्शन प्राप्त होता है। अर्थात हमने यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दी, यहाँ से जो आउटपुट मिला P और Q पॉइंट के बीच में मिला, जो हमें एक DC के रूप में मिला। ये क्या करता है इन्वर्टर के लिए इनपुट का काम करता है। यहाँ से हमें क्या मिलता है 3 फेज AC का आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से रीजनरेटिव एक्शन प्राप्त होता है। तो अगर बात करें इसकी तो द सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज वेव फुल कंट्रोल रीजनरेटिव इज शोन हियर एंड SCR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आर यूज्ड विद द फर्स्ट 6 1 2 6 forming bridge 1 and bridge B1 and the next 6 7 to 12 forming bridge 2, so that bridge B1 B2 behaves like a 3 phase fully controlled rectifier. B2 acts as a 3 phase full wave fully controlled inverter with a DC. Its input 3 phase AC as output. The 3 phase AC available at the output of B2 and can be feedback to the 3 phase AC supply, thus forming the 3 phase full wave controlled regeneration bridge. तो इस तरीके से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं जो
हमारे पेपर में आने के चांस जिनके ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन है, इज़ नॉट ए ग्रुप मेंबर ऑफ थायरिस्टर, अर्थात थायरिस्टर के समूह का सदस्य नहीं है। पहला है SCR, दूसरा है GTO, तीसरा है BJT और चौथा है ट्राइक। तो जो हमारा BJT है ये क्या है, थायरिस्टर परिवार का सदस्य नहीं है, जबकि जो हमारा डाइक, SCS, SBS, SRC, ट्राइक, SUB, लेजर, शॉर्ट के डायोड, GTO, ये सब क्या रहते हैं, हमारे इसके सदस्य रहते हैं, किसके, थायरिस्टर परिवार के या थायरिस्टर समूह के। अब हम बात करते हैं दूसरे की कि पी साइड एमीटर में UJT इज पी साइड एमीटर इन UJT इज, अर्थात UJT में पी तरफ के उत्सर्जक की जाती है। जो हमारा पी साइड का एमीटर रहता है उसमें की जाती है, क्या की जाती है, डोपिंग नहीं की जाती, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कम डोपिंग की जाती है, तीसरा है भारी डोपिंग की जाती है और चौथा है सामान्य डोपिंग की जाती है। तो जो जैसे हमारा एमीटर रहता है इसकी डोपिंग हम हमेशा भारी करते हैं, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, C होगा। तो UJT में पी तरफ के उत्सर्जक की भारी डोपिंग की जाती है। UJT N प्रारूपी सिलिकॉन अर्धचालक पर क्या है, PN संधि से निर्मित इकाई होती है जिसमें कि 3 टर्मिनल की व्यवस्था होती है। यहाँ पर P प्रकार के अर्धचालक जो खंड है उत्सर्जक कहलाता है और उससे प्राप्त टर्मिनल E उत्सर्जक टर्मिनल कहलाता है। तो N प्रारूपी आधार टर्मिनल और अर्धचालक खंड से 2 टर्मिनल क्रमशः क्या होते हैं, आधार टर्मिनल प्रथम B1 आधार टर्मिनल और दूसरा आधार टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है, हमारा B2 होता है। तो इसको हम इस फिगर में देखकर समझ सकते हैं कि जो हमारा ये BJT है, यहाँ पे ये एमीटर रहता है, ये B2 टर्मिनल रहता है, ये B1 टर्मिनल रहता है, ये हमारे बेस टर्मिनल रहते हैं, ये हमारा होता है एमीटर टर्मिनल। तो जो एमीटर होता है ये क्या कहलाता है, हमारा उत्सर्जक टर्मिनल कहलाता है। तो इससे जो प्राप्त, तो इसमें जो ये होता है P टाइप का, तो इसमें क्या रहता है, इसकी डोपिंग क्या की जाती है, हाई की जाती है। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो इज़ नॉट ए करंट ट्रिगर्ड डिवाइस, अर्थात निम्न में से क्या एक धारा चालक युक्ति नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सी धारा चालक युक्ति नहीं है। तो पहला ऑप्शन है थायरिस्टर, दूसरा ऑप्शन है GTO, तीसरा ऑप्शन है ट्राइक और चौथा ऑप्शन है मॉसफेट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी धारा चालित युक्ति नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है D सही, कि जो मॉसफेट है वो क्या है, एक धारा चालित युक्ति नहीं है। मॉसफेट में क्या होता है, गेट और चैनल के मध्य में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक बहुत पतली परत यूज करते हैं जो क्या रहती है, गेट और चैनल के मध्य इंसुलेशन का काम करती है। और इस इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, IGFET, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, SCR when emitter terminal of a UJT is open then resistance of the base terminal is, अर्थात यदि UJT का उत्सर्जक टर्मिनल खुला होता है तब बेस टर्मिनल का प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ हम UJT के जो एमीटर टर्मिनल अगर खुला है तो बेस टर्मिनल के प्रतिरोध के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है बहुत उच्च, दूसरा है वेरी लो बहुत निम्न, तीसरा है सामान्य, चौथा है कोई भी नियत मान या एनी फाइनाइट वैल्यू। तो इस तरीके से जो रहता है उसका क्या रहता है, जो टर्मिनल का प्रतिरोध रहता है, अगर एमीटर खुला है तो टर्मिनल जो हमारे बेस टर्मिनल है इसका प्रतिरोध हाई रहता है, अर्थात प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। तो जो BB वोल्टेज होती है, BB बेस वोल्टेज आधार अभिनति पर क्या होता है, जब तक उत्सर्जक वोल्टता B का मान क्या है
उत्सर्जक के लिए चालक बोल्टता बी का मान उत्सर्जक के लिए चालन बोल्टता BP, जिसे हम शीर्ष बिंदु भी कहते हैं या शीर्ष बिंदु बोल्टता कहते हैं, से कम होता है तो क्या होता है, तब तक उत्सर्जक की PN संधि हमारी पस अभिनति में होती है। और BE के बढ़ने के साथ साथ IE के बढ़ने से आधार जो एक रहता है वो क्षेत्र में आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाने से इस क्षेत्र का क्या होता है, प्रतिरोध R1 हमारा घटता है। तो इससे क्या है, हमारा जो इस तरीके से जो हमारा दिया हुआ है शीर्ष बिंदु बोल्टता दिया हुआ है, ये हमारा ऋणात्मक प्रतिरोध दिखा रहा है, इससे ये नीचे जाता है, फिर बाद में क्या संतृप्ति जन्म में आके ऊपर होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। तो इस तरीके से जो है प्रतिरोध RL ये इस क्षेत्र का प्रतिरोध घटता जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है वो क्या है, वेरी हाई। जो इस टर्मिनल का प्रतिरोध रहता है वो क्या रहता है, बहुत उच्च रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन GTO गेट सर्किट लेसर आर लॉसेस आर, अर्थात GTO में गेट सर्किट हानियाँ होती हैं। तो जो GTO में गेट सर्किट हानियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में पूछा हुआ है। पहला है मोर ज़्यादा, दूसरा है लेस कम, तीसरा है मॉडरेट, चौथा है सेम एज अदर, अर्थात सभी के समान। तो GTO में जो गेट सर्किट हानियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। GTO का पूरा नाम होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, अर्थात GTO की जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग क्षमता होती है वो कम होती है। तो जिससे क्या है, जो लॉसेज होते हैं वो क्या है, इसमें गेट सर्किट हानियाँ ज़्यादा होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ए पावर ट्रांजिस्टर हैज, अर्थात एक पावर ट्रांजिस्टर में होती है। पहला उच्च वोल्टता एवं धारा, दूसरा उच्च स्विचिंग गति, तीसरा लो स्विचिंग स्पीड या निम्न स्विचिंग गति, चौथा जीरो पावर सप्लाई। तो जो हमारा एक पावर ट्रांजिस्टर रहता है इसमें हाई स्विचिंग गति होती है, क्योंकि जो सामान्य ट्रांजिस्टर की बात ही क्या है, शक्ति ट्रांजिस्टर भी एक धारा नियंत्रक अर्धचालक युक्ति है जिसकी मूल्य संरचना और प्रारूप भी क्या सामान्य ट्रांजिस्टर की भांति होता है। NPN और PNP प्रारूपी के ये ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, उच्च धारा और वोल्टता निर्धारण के होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पावर ट्रांजिस्टर रहते हैं वो क्या कहते हैं, हाई करंट और हाई वोल्टेज के निर्धारण के रहते हैं। पावर जो ट्रांजिस्टर रहते हैं ये 750 एम्पियर से इनका निर्धारण होता है और 1000 वोल्टता तक इनका निर्धारण उपलब्ध होता है, और बीटा का जो मान होता है वो 10 से 20 तक होता है। और ऑन स्थिति में इनका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो लगभग क्या होता है, 1 वोल्ट। तो शक्ति ट्रांजिस्टर के साथ हीट सिंक का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो गर्म होकर नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, SCR इज ए लेयर स्पेस जंक्शन डिवाइस, अर्थात SCR एक परत जंक्शन युक्ति है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिंगल और 3, अर्थात एकल और 3, 2 और 4, 3 और 4 और 4 और 3। तो इस तरीके से जो हमारा SCR है वो 4 परत और 3 जंक्शन की युक्ति होती है, जिसमें हमारे 4 परत PN होती हैं और जबकि 3 जंक्शन एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ सूची दी हुई है जिसका मैच करना है, तो सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो लिस्ट 1 में दिया हुआ है ट्राइक, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर और व्युत्क्रम समवायी थायरिस्टर, या तीसरा दिया हुआ है डाइक। तो इनमें से किसमें 2 थायरिस्टर एंटी पैरेलल में होते हैं। तो जो ए है, ए का ऑप्शन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है। तो जो ए है, ट्राइक में क्या होता है, 2 थायरिस्टर होते हैं जो क्या है, एक दूसरे के समांतर प्रति समांतर होते हैं। दूसरा
रिवर्स कंडक्शन थायरिस्टर और विक्रम संवाई थायरिस्टर। तो इस तरीके से जो रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर है वो क्या है, ए थायरिस्टर एंड ए डायोड इन एंटी पैरेलल। तीसरा है डायक। तो डायक क्या होता है, 2 टर्मिनल वाली और 4 पथ वाली युक्ति होती है। तो 2 डायोड्स इन एंटी पैरेलल। इस तरीके से जिसका है ऑप्शन ए सही है, अर्थात ए में ट्राइक का पहला, रिवर्स का दूसरा और डाइक का तीसरा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SMPS, अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल लीनियर पावर सप्लाई SMPS हैज़ हायर आउटपुट। तो ये आपके आगे का है, इसे आगे कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, द स्पेस SCR इज यूज टू प्रोटेस्ट STR अगेंस्ट, अर्थात जो STR है वह किसी के विरुद्ध संरक्षित करने के हेतु प्रयुक्त होता है। पहला स्नबर सर्किट या ट्रिगरिंग, दूसरा फ्यूज या चालू करने में, तीसरा स्नबर परिपथ या dV/dt, चौथा है प्रेरित फेज। तो जो है ये स्नबर सर्किट dV/dt इंडक्टर फेज शिफ्टिंग में के बदलाव में यूज होता है। तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनके इन्हीं आधार पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और इन्हें करना होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा हाई स्विचिंग स्पीड डायोड। इनमें से कौन एक अति उच्च गति की स्विचिंग स्पीड डायोड है। पहला जेना डायोड, दूसरा फोटो डायोड, तीसरा फास्ट रिकवरी डायोड, चौथा टनल डायोड। तो जो हमारा फास्ट रिकवरी डायोड रहता है वो क्या है, उसकी स्विचिंग स्पीड बहुत अधिक होती है और इसका रिवर्स रिकवरी समय क्या है, बहुत कम, अर्थात 5 माइक्रोसेकंड से भी कम का होता है। इनका उपयोग जो है वो हम चॉपर, कम्यूटेशन सर्किट, स्विच मोड, पावर सप्लाई और इंडक्शन हीटिंग आदि में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द कैथोड ऑफ ए थायरिस्टर इज मेड मोर स्पेस देन इट्स एनोड देन आउटर जंक्शन आर, अर्थात जब एक थायरिस्टर के कैथोड को इसके एनोड की अपेक्षा अधिक बनाया जाता है तब वह बाहरी संधियाँ होती हैं। कौन सी होती हैं, नेगेटिव या रिवर्स वाइज, नेगेटिव या फॉरवर्ड वाइज, पॉजिटिव या फॉरवर्ड वाइज या पॉजिटिव या रिवर्स वाइज। तो इस तरीके से जो संधियाँ रहती हैं वो क्या रहती हैं, हमारी पॉजिटिव और रिवर्स वाइज रहती हैं, क्योंकि जब SCR का कैथोड उसके एनोड की अपेक्षा क्या होता है, धनात्मक रखा जाता है, तो हमारा क्या है, जंक्शन J1 और J3 रिवर्स वाइज में होता है। तो इस स्थिति में अग्र धारा चालन नहीं होता है, लेकिन जो क्षणिक मान की रिवर्स धारा है वो प्रवाहित होती है। तो इस स्थिति में SCR की रिवर्स स्थिति होती है। और जब SCR का एनोड उसके कैथोड की अपेक्षा पॉजिटिव रखा जाता है तो हमारी जो J1 और J3 संधियाँ हैं वो क्या है, अगर अवनति में होती हैं, अर्थात फॉरवर्ड वाइज में होती हैं, और J2 हमारा क्या है, रिवर्स वाइज में होता है। तो इस कारण क्या है, एनोड धारा बहुत ही कम मान की प्रवाहित होती है और यह स्थिति क्या है, SCR की फॉरवर्ड वाइजिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, इन पावर मॉसफेट सेकेंडरी ब्रेकडाउन डज नॉट अकर एज इट हैज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट, अर्थात एक शक्ति मॉसफेट में द्वितीयक ब्रेकडाउन तब तक प्रकट नहीं होता जब तक कि इसका तापीय गुणांक ना हो जाए, अर्थात क्या ना हो जाए, इसका तापीय गुणांक क्या ना हो जाए। तो इसके ऑप्शंस हैं
इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है जीरो और चौथा है इनफाइनाइट। तो जो इसका आंसर है वो है पॉजिटिव, अर्थात एक जो शक्ति मॉसफेट रहता है इसमें द्वितीयक ब्रेकडाउन प्रकट नहीं होता है, क्योंकि जो मॉसफेट रहता है वह धनात्मक तापमान का गुण होता है, जबकि जो बीजेटी रहता है वो ऋणात्मक तापमान का गुण होता है और द्वितीयक ब्रेकडाउन को प्रकट करता है। तो बीजेटी में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता जाता है और धारा का मान बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से धारा के मान बढ़ने से पूरा क्षेत्र गर्म हो जाता है और बीजेटी में ब्रेकडाउन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट द SCR हैज़ स्पेस एंड है स्पेस, अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था में SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में स्पेस और स्पेस होता है। क्या होता है? निम्न प्रवाह मध्य वोल्टेज या निम्न प्रवाह उच्च वोल्टेज या मध्यम प्रवाह उच्च वोल्टेज या लार्ज करंट लो वोल्टेज। तो जो इसमें होता है वो क्या होता है? निम्न प्रवाह उच्च वोल्टेज होता है। तो इस तरीके से और क्वेश्चंस की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक डिवाइस दो SCR के जैसे काम करता है? पहला मॉसफेट, दूसरा जेफेट, तीसरा UJT और चौथा ट्राइक। तो जो हमारा ट्राइक रहता है वो क्या करता है? अर्धचालक डिवाइस में इसमें दो SCR की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन D सही होगा। तो इस तरीके से जो हमारा हम लोग थे SCR पे, मतलब कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक डिवाइस है वो SCR के जैसा काम करता है? तो पहला ऑप्शन है मॉसफेट, दूसरा जेफेट, तीसरा UJT और चौथा ट्राइक। तो जो ट्राइक है वो अर्धचालक क्या है? डिवाइस दो SCR की तरह ही वर्क करती हैं, अर्थात 2 SCR की तरह वर्क करते हैं। तो इस तरीके से तो जो ट्राइक रहता है ये क्या है हमारा? इसका ऑप्शन क्या होगा? ट्राइक। अगला क्वेश्चन है ट्राइक इज यूज्ड इन, अर्थात ट्राइक का प्रयोग किया जाता है किस में? कलर टीवी सेट में या ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट में, टेप रिकॉर्डर सेट में या ऑडियो सिस्टम में। तो जो ट्राइक का प्रयोग है वो कलर टीवी सेट में किया जाता है। ट्राइक 25 एम्पियर तक धारा क्षमता और 500 वोल्ट तक वोल्टता क्षमता के सामान्य उपयोग में यूज किया जाता है। और ट्राइक को सामान्यतः हम बहुत से कार्यों में ला सकते हैं, जैसे AC शक्ति के ऑन ऑफ नियंत्रण हेतु, स्थिर स्विच के रूप में, ये दूसरा प्रदीपन नियंत्रण के परिपथ में, तीसरा ताप नियंत्रण के परिपथ में, चौथा विद्युत मोटरों के चालन की नियंत्रण में, पांचवा रेडियो इंटरफेरेंस के न्यूनतम करने में के लिए और छठा है AC वोल्टेज रेगुलेटर में। तो थायरिस्टर आर नॉट मेड यूजिंग जर्मेनियम, अर्थात जो थायरिस्टर है उसका उपयोग हम जर्मेनियम से बनाने में नहीं करते, अर्थात थायरिस्टर जर्मेनियम का नहीं बना होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे, पहला ऑप्शन है कि यह एक स्थिर अर्धचालक नहीं है, दूसरा ऑप्शन है इसमें 5वें ग्रुप की डोपिंग नहीं की जा सकती, तीसरा इसकी धारा हैंडल करने की क्षमता सिलिकॉन से कम होती है, चौथा इसकी लीकेज धारा उच्च होती है। तो हमारा इसका ऑप्शन है डी, चौथा, इसकी लीकेज धारा उच्च होती है, अर्थात जो थायरिस्टर रहता है वह जर्मेनियम का नहीं बन सकता क्योंकि इसकी लीकेज धारा उच्च होती है। और थायरिस्टर इसीलिए क्या है? सिलिकॉन का बना होता है, क्योंकि सिलिकॉन की जो लीकेज धारा है वो जर्मेनियम से कम होती है और सिलिकॉन में लीकेज धारा माइक्रो एम्पियर में और जर्मेनियम में जो लीकेज धारा रहती है वो मिली एम्पियर में रहती है। अगर हम बात करें थायरिस्टर की, तो ये थायरिस्टर, अगले क्वेश्चन की, तो ये थायरिस्टर इज इक्विवेलेंट ऑफ ए थायरेट्रॉन ट्यूब एज, अर्थात थायरेट्रॉन का थायरिस्टर समकक्ष है क्या? पहला SCR, UJT, डाइक और ट्राइक। तो जो हमारा SCR है वो क्या है? थायरेट्रॉन के समकक्ष है, अर्थात थायरेट्रॉन की जगह हमने SCR यूज करते थे।
तो जिस तरीके से हमने बल्ब की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज किए, वैसे ही क्या है हमने थायरेट्रॉन ट्यूब की जगह SCRs को यूज किया। अगला क्वेश्चन है, ए थायरिस्टर इज ए सेमी कंडक्टर स्विच विच इज। तो थायरिस्टर एक ऐसा अर्धचालक स्विच है जो कि पहला यूनिलैटरल एंड अस्टेबल, अर्थात एदेशीय और अस्थिर है। दूसरा बाइलैटरल एंड अस्टेबल, अर्थात द्विविदेशीय और अस्थिर है। तीसरा यूनिलैटरल एंड बाइस्टेबल, अर्थात एक देशीय व द्विस्थिर। और चौथा है बाइलैटरल एंड बाइस्टेबल, अर्थात द्विविदेशीय या एवं द्विस्थिर। तो जो थायरिस्टर है वो क्या है, यूनिलैटरल है और अस्टेबल है, अर्थात ऐसा अर्धचालक स्विच है जो एक दिशीय और अस्थिर है। इसमें उच्च शक्ति पर क्या होता है, विद्युत धारा और वोल्टता को सहन करने की क्षमता होती है। थायरिस्टर एक यूनिडायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी वाली डिवाइस होती है। थायरिस्टर का टर्न ऑन कंट्रोल्ड होता है पर टर्न ऑफ क्या है, अनकंट्रोल्ड होता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में मिल सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करना है।